ओके, तुम्हारा लास्ट लास्ट कंपोनेंट बताया था जिसमें हमने स्टेट का एग्जांपल देखा था। ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, क्लास में सेम एग्जांपल सॉरी फंक्शनल कंपोनेंट में सेम एग्जांपल देखना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट लेता हूँ और इसके अंदर भी एक फोल्डर बना लेता हूँ स्टेट एग्जांपल के नाम से। एंड इस स्टेट एग्जांपल के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ सैम्पल डॉट जेएसएक्स। ठीक है? नाम तो कुछ भी लिख सकते हो, या इसका नाम ही मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेट एग्जांपल। फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, कंपोनेंट नाम सेम, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट यूज करते हैं आरएफसी। फंक्शनल कंपोनेंट स्टेट एग्जांपल। ठीक है भाई। तो पहले इस कंपोनेंट को इंडेक्स जेएस में हमें कॉल करना पड़ेगा। स्टेट एग्जांपल। ठीक है भाई। अभी आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करोगे। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट स्टेट एग्जांपल। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। देखो, अगर मैं वेरिएबल डायरेक्टली डिफाइन करूं, फिर एक फंक्शन में लेता हूं मैं डिक्रीमेंट के लिए। इसमें नंबर को भरेंगे माइनस माइनस, एक फंक्शन फॉर इंक्रीमेंट, नंबर को करेंगे इंक्रीमेंट। एक बटन डिक्रीमेंट। ऑन क्लिक पे हम लोग यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे। जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, पैट एरो के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं, इसके अंदर आपको फंक्शन का नाम डायरेक्टली लिख देना है इस तरह से। ध्यान रखना है यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, वरना ये तुरंत कॉल हो जाएगा। आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है। ये फंक्शन कंपोनेंट में बेस्ट पार्ट है इसका कि आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के लिखने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ पे आपको कॉल बैक फंक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख सकते हो। मतलब कहने का ये है कि इस फंक्शन को ही एज अ कॉल बैक आप बना सकते हो। पहले क्या था, कॉल बैक फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते थे। ठीक है भाई। टेस्ट करते हैं, अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करे तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा के देखूँ तो वैल्यू तो बढ़ रही है, घट भी रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने वेरिएबल को स्टेट से लिंक नहीं किया है। तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं हुक्स। ठीक है। फंक्शन कंपोनेंट में हुक्स हैं। पहले क्या था कि 17 वर्जन से पहले हुक्स नहीं थे, तो उस टाइम पे क्लास कंपोनेंट ही यूज करना पड़ता था जहाँ पे स्टेट की बात आती थी। लेकिन 17 वर्जन में हुक्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिसकी हेल्प से हम लोग स्टेट को मैनेज कर सकते हैं फंक्शन कंपोनेंट के अंदर भी। समझ में आया? तो इसमें हमें हुक यूज करना है। हुक जब कुछ नहीं है, फंक्शन ही होता है। हुक भी क्या है, एक फंक्शन ही है। तो करली ब्रेसेस लगा के हमें करना है यूज स्टेट। यूज स्टेट एक हुक है जिसकी हेल्प से हम लोग इस वेरिएबल की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है इसको ऐसे डिफाइन ना करके डी स्ट्रक्चर करना है यूज स्टेट लगा के। इनिशियल वैल्यू मैं 1 डाल देता हूँ। तो यूज स्टेट के अंदर जो यहाँ पे वैल्यू आप लिखोगे वो होती है इनिशियल वैल्यू।
तो मतलब यहाँ पे नम वेरिएबल, अब ये दो चीजें रिटर्न करता है, एक तो वेरिएबल और उस वेरिएबल को अपडेट करने वाला फंक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज स्टेट लगा के बनाया। तो इसमें पहला जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, वेरिएबल। ये डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, एरे को हमने डीस्ट्रक्चर कर दिया है। पहला होगा वेरिएबल, दूसरा होगा इस फंक्शन मतलब वेरिएबल को अपडेट करने वाला फंक्शन। तो मुझे यहाँ पे लिखना है सेट नम, नम माइनस माइनस, सेट नम, नम प्लस प्लस। अब ट्राई करते हैं। देखो अपडेट हो रहा है, लेकिन दो बार करने पे एक बार हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पोस्ट लिखा है, प्री लिखो या फिर नम प्लस वन लिखो। ठीक है, तो इससे प्री लगाओगे अभी ये सही काम करेगा। देखो अब सही चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक क्लास कंपोनेंट, सॉरी फंक्शन कंपोनेंट के अंदर क्या करते हैं, स्टेट को मैनेज करते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो आपको यूज स्टेट हुक यूज करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है, और इस वेरिएबल को अपडेट कौन कर सकता है, ये फंक्शन। नाम कुछ भी लिखो, जो नहीं है कि सेट नम ही लिखना है, नाम कुछ भी हो सकता है, बट थोड़ा मीनिंगफुल रखना जिससे समझ में आए। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो हम लोग सेट नम के अंदर नम डिक्रीमेंट कर देंगे, और इंक्रीमेंट होगा तो ये। इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं कोड को, मतलब इसमें अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या कर सकते हो, जो ये हमने फंक्शन बनाया है इसी में हम लोग एक फैट एरो लगा देते हैं। अच्छा, मैं चेक भी करूंगा कि अगर नम वन ही है, सॉरी वन से ज्यादा है, तो हम लोग सेट नम को कॉल करके माइनस माइनस नम करेंगे। ठीक है, एंड इस केस में क्या करेंगे, फैट एरो सेट नम प्लस प्लस नम। एक्स्ट्रा था। ठीक है भाई, स्टार्टिंग से करते हैं। देखिए सेम काम हो रहा है, बस में क्या है कि हमने सारा कोड यहीं पे लिख दिया, इसमें हमने अलग से लिखा है। दिखने में सिंपल ये है, बट कम कोड इसमें। दोनों नोट कर लो, जल्दी नोट करना, पहले ये कर लो फिर ये कर लेना, जल्दी करना लेकिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। एक एरे है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय का मतलब मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आपके पास, उसमें आपके पास डेटाबेस से कोई डेटा आ रहा है। ठीक है, एरे फॉर्मेट में। अब आप जैसे आपको प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तो कैसे कराओगे। मान लो मेरे पास यहाँ पे 10 डेटा आ रहे हैं, तो 10 डेटा के लिए क्या मैं एक टेबल बना के, या जैसे भी करना है टेबल बनाओ या जो भी कुछ करना है डिवीजन बनाओ, मुझे 10 रिकॉर्ड क्या मैनुअली मैं डिस्प्ले कराऊंगा उसमें, नहीं। मैनुअली क्यों कराएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड अभी 10 है, 10,000 भी तो हो सकते हैं। तो इतने रिकॉर्ड मैनुअली तो हम लोग डिस्प्ले नहीं कराने वाले, हम डायनामिक रखना चाहेंगे। तो इसके लिए काम कैसे करना है, तो ये मैं कराऊंगा आपको फंक्शनल कंपोनेंट में। क्लास कंपोनेंट में आपको ट्राई करना, क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको फंक्शन कंपोनेंट की जगह क्लास कंपोनेंट बनाना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है दोनों। तो क्लास में आप ट्राई करना, मैं यहाँ बना देता हूँ फंक्शन कंपोनेंट में, और इसका नाम हम लोग लिख देते हैं लेट्स सपोज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ना इस नाम से मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ। ठीक है, RFC, जिससे हमें कंपोनेंट का कोड मिल जाए। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम होगा, मैं लिखता हूँ H1 फंक्शनल कंपोनेंट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल। आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, मतलब आगे जब भी आप काम करोगे, तो आपको हमेशा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे काम करना है, क्योंकि डेटाबेस से API के थ्रू जो डेटा आपके पास आएगा वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेट में आएगा। मतलब मेनली एरे मिलेगा, उसके अंदर आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स, जिसमें आपका डेटा होगा। समझ में आया। तो लेट सपोज कि मेरे पास कोई डेटा है, उसके लिए मैं एक वेर डेटा नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है,
इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, लेट सपोज आईडी मुझे लेनी है 1001, नेम मुझे लेना है लाइक नितिन चौहान, डेजिग्नेशन लेट सपोज मुझे लेनी है ट्रेनर, सैलरी लेट सपोज मुझे लेनी है 78598,500, सिटी मुझे लेना है फरीदाबाद, स्टेट मुझे लेना है हरियाणा। ऐसे फिलहाल मैं अभी तो 5 रिकॉर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, डायनामिकली कितने भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये 5 रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। अब इन रिकॉर्ड्स को मुझे डिस्प्ले कैसे कराना है? भाई JSX में हम लोग लूप तो चला नहीं सकते, तो हम लोग कैसे काम करें? चलो पहले तो मैं TR के अंदर TH, पहली फील्ड का नाम ID, देन नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, एंड स्टेट डिफाइन करना है। ठीक है भाई, तो इसमें लूप तो चलेगा नहीं, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? करली ब्रेसेस लगा देंगे। जो हमारा डेटा है, किस नाम से है? डेटा नाम से है ना। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है? हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करता है, और जो भी आप उसमें कंडीशन वगैरह पास करते हो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आप इसमें कंडीशन पास नहीं करोगे, मतलब फंक्शन पास नहीं करोगे, तो ये जस्ट ट्रेवर्स करेगा हर एक एलिमेंट को। तो इसमें जो पैरामीटर जाता है उसमें हमें मिलता है एक तो आइटम, और दूसरा पैरामीटर मिलता है उस आइटम का इंडेक्स। उसके बाद कोमा लगा के फंक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको क्या काम करना है। मुझे बस यहाँ पे ये एक कॉल बैक फंक्शन लेना है। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो आप बता सकते हो कि वो क्या काम करेगा। कहने का मतलब ये है, इसमें जो फंक्शन जाएगा, जैसे कॉल बैक फंक्शन भी एक फंक्शन है, इस फंक्शन को काम क्या करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं फंक्शन ट्रेवर्स करेगा 1 by 1। मैं क्या करूंगा? रिटर्न करूंगा एक TR, और इसमें से TH को रिप्लेस कर देता हूं मैं TD के साथ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, मैंने कॉल ही नहीं किया अभी, पहले इसको इंडेक्स जेएस में जाना है। और मुझे यहाँ से कंपोनेंट कॉल करना है, कौन सा? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मुझे यहाँ टेबल में देखो ये मिल जाएगा। अब ये तो नहीं चाहिए, डेटा चाहिए, तो हमें मिल रहा है एक एक करके आइटम। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रिंट करेंगे करली ब्रेसेस में आइटम आईडी, यहाँ पे आइटम डॉट नेम, यहाँ पे आइटम डॉट
डेजिग्नेशन, आइटम सैलरी, आइटम डॉट सिटी एंड आइटम डॉट स्टेट। देखो डेटा मिल गया आपको डायनेमिकली। जी, मतलब लूप नहीं चलाया है इसने, लूप की तरह काम किया है, इसने ट्रेवर्स कर दिया ना हर एक एलिमेंट को। तो मैप फंक्शन पहले क्या करेगा, पहला पूरा आइटम किस में मिल जाएगा हमें, आइटम, इसमें आइटम के अंदर, और इसका इंडेक्स मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये मैंने इंडेक्स क्यों लिया है, इंस्पेक्ट करो एक बार, तो यहाँ पे एक वार्निंग दिखेगी आपको, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप्स। ये कह रहा है कि भाई एक लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। हमारे एरे में यूनिक क्या है, भले ही ये पास आईडी भी पास कर सकते हो, और आईडी पास नहीं करना चाहते तो देखो एरे का जो इंडेक्स होगा वो तो डेफिनेटली कॉमन होगा ना। तो ये तो मैं लिख रहा हूँ, मैं इसको भी तो 1001 कर सकता हूँ, तो डुप्लीकेट हो गया ना। तो इससे बेटर क्या है कि भाई इसके अंदर हमें इंडेक्स मिल रहा है एक एक हर एक एलिमेंट का, तो आप यहाँ पे क्या पास करोगे, की इंडेक्स। इससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अब। क्लियर है, इसलिए मैंने लिखा है। अब मुझे यहाँ पे कोड में कोई चेंज नहीं करना, बस मुझे मान लो डेटा में चेंज करना है। मैंने लिखा 1006, मैं लिखता हूँ मधुर शर्मा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखोगे मधु शर्मा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे काम करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया एरे डॉट मैप, ये बहुत काम का फंक्शन है, बहुत ज्यादा यूज होगा आगे आपका। समझ में आया, अपडेट, हाँ भाई, जैसे ही मैं वैल्यू अपडेट करूंगा मैं फंक्शन सभी को ट्रेवर्स करेगा ना। तो अब यहाँ पे 6 रिकॉर्ड है, 6 के 6 रिकॉर्ड को ट्रेवर्स करेगा। भाई इसका काम क्या है, मैप का काम है पूरे एरे को ट्रेवर्स करना। मैप को इससे मतलब नहीं है कि इसमें 2 आइटम है, 10 आइटम है, 20 आइटम है, जितने भी आइटम होंगे वो सबको ट्रेवर्स कर लेगा। अब चाहे इसमें 50 हो या 50,000 हो। समझ में आया, उसे मतलब नहीं है, इसमें फिक्स टाइम नहीं चलता है वो, ऑटोमेटिकली उतने टाइम चलेगा जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, फुल लेंथ तक चलता है जीरो से लेकर। कीजिए नोट डाउन जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भी सबका। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग एक पेरेंट कंपोनेंट बनाएंगे और एक चाइल्ड कंपोनेंट। पेरेंट कंपोनेंट इसे कॉल करेगा, इसके अंदर हम लोग एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसकी जिसमें कोई आइटम नहीं होगा। फिर चाइल्ड से हम कुछ डेटा रिटर्न कराएंगे जो इसमें आ जाएगा, फिर उस आइटम को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था स्टेटअप के एग्जाम्पल में ना। तो स्टेटअप के एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताया था स्टेट एग्जाम्पल, नहीं लिफ्टिंग स्टेटअप, चाइल्ड और पेरेंट है ना। तो इसमें मैं सब चलता हूँ, सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट को चेंज करता हूँ कुछ, जो पिछला कोड है उसे हटा देते हैं, दोबारा से लिखते हैं आर एफ सी योर पेरेंट कंपोनेंट, आर एफ सी योर चाइल्ड कंपोनेंट। यहाँ लिख देता हूँ मैं H2 चाइल्ड कंपोनेंट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं फंक्शनल फंक्शनल कंपोनेंट लिफ्टिंग स्टेट अप एग्जाम्पल। ठीक है भाई, लिफ्टिंग स्टेट अप का एग्जाम्पल है ये, और इसमें HR लगा के मैं चाइल्ड कंपोनेंट को भी कॉल कर देता हूँ।
और फिर मैं क्या करूंगा, इंडेक्स जेस में जाऊंगा, और यहां से किस नाम से कंपोनेंट बनाया हमारा, पेरेंट के नाम से ना, लिफ्टिंग स्टेटस। ठीक है भाई, तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मुझे भाई स्टेट में वेरिएबल लेना है। जब चाइल्ड से डेटा पेरेंट में आए तो पेरेंट को अपडेट करना है, मतलब कंपोनेंट को रीरेंडर करना है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट एक वेरिएबल लेना है, जिसमें मैं यहाँ पे लूंगा वेर। वेर ले लो या लेट ले लो, एक ही बात है, कॉन्स्ट मत लेना बस, क्योंकि फिर डेटा अपडेट नहीं होगा। डेटा सेट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट। इसमें फिलहाल एम्प्टी अरे में पास कर देता हूँ, एंड पेरेंट कंपोनेंट के अंदर बनाऊंगा एक टेबल। टेबल के अंदर टी बॉडी, इसके अंदर टी आर, देन टी एच आई डी, नेम चाहिए, और क्या चाहिए, मैं वही डेटा पास करूंगा जो हमने अभी देखा था, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी एंड स्टेट, ये एक्स्ट्रा है। इसे करना है कॉपी, यहाँ लगाना है मुझे मैप, तो डेटा डॉट मैप, एक आइटम मिलेगा इसके अंदर, एक इंडेक्स। हमें यहाँ से करना है रिटर्न टी आर। टी आर में की पास करनी है, दैट इज योर इंडेक्स, और टी एच को रिप्लेस कर देना है विद टी डी। ये हमने अभी देखा था सेम, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि टेबल वाला कोड हमने जस्ट अभी देखा है। बस हमारे पास क्या है, डेटा है जिसकी लेंथ ये है। अभी आप रन करोगे तो आपको टेबल तो दिख जाएगी। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारे पास डेटा नहीं है, अभी डेटा नहीं है, तो ये भी अजीब लग रहा है ना, ये भी नहीं आना चाहिए। ये तब आना चाहिए जब हमारे पास कोई डेटा है। तो इसके लिए मुझे जो टेबल है इसे कंडीशन में रखना पड़ेगा। कंडीशन लगाने के लिए अगेन करली ब्रेसेस आपको लगाना है। अब जैसे यहाँ पे फॉर लूप यूज नहीं हुआ था, वैसे ही यहाँ पे इफ एल्स भी यूज नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है। जावा में पढ़ा है आपने टर्नरी ऑपरेटर। तो कंडीशन होगी डेटा डॉट लेंथ क्वेश्चन मार्क, तो टेबल, अदरवाइज ब्लैंक, एम्प्टी स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ। इससे क्या हुआ, हमने कंडीशन लगाई डेटा डॉट लेंथ, अभी लेंथ कितनी है, 0। 0 का मतलब कंडीशन फॉल्स है, तो मतलब ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। टेबल के बाद ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आएगा, खाली है। जब डेटा में आइटम आ जाएगा, लेंथ मान लो हो गई 5, तो 5 का मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। ये चीज याद रखना, 0, नल या अनडिफाइंड, सिर्फ ये अनडिफाइंड और एक एम्प्टी स्ट्रिंग, सिंगल या डबल, सिर्फ ये 5 चीजें होती हैं नल और फॉल्स। इनके अलावा कुछ भी है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, -5 है, कुछ भी है, वो ट्रू होता है। समझ में आया? समझ में आया कंडीशन कैसे काम करेगी? तो इस कंडीशन पे हमने लगाई है टेबल। अब देखो यहाँ पे टेबल नहीं दिखेगी। टेबल कब दिखेगी, जब इसमें डेटा आ जाएगा। और डेटा भेजना कहाँ से है, चाइल्ड कंपोनेंट में। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा गेट डेटा के नाम से। इस गेट डेटा में मुझे मिलेगा डेटा, मान लो आइटम्स मिलेंगे मुझे। उन आइटम्स को मैं क्या कर दूंगा, सेट डेटा फंक्शन कॉल करूंगा और आइटम्स को पास कर दूंगा। तो आइटम्स से क्या हो जाएगा, डेटा अपडेट हो जाएगा। सिंपल है। स्टेट अभी बताया था मैंने आपको, किस भाई वेरिएबल बनाओ और यहाँ पे वेरिएबल को अपडेट करने वाला फंक्शन, इससे ये अपडेट होगा। अब चाइल्ड कंपोनेंट में चलते हैं, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक बटन, सेंड डेटा नाम लिखूंगा इसके ऊपर। यहाँ लगाऊंगा एक इवेंट ऑन क्लिक, पैट एरो फंक्शन। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ से भाई चाइल्ड कंपोनेंट को ये फंक्शन देना, पास भी करना है गेट डेटा।
तो जहां से मैंने इसमें चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया है, मैं इसमें प्रोप्स पास कर दूंगा। तो ये प्रोप्स की है और ये प्रोप्स की वैल्यू है। फंक्शन कंपोनेंट है तो मतलब प्रोप्स मुझे यहां से रिसीव होगा। तो मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक पे प्रोप्स डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल करूंगा और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। अब ऑब्जेक्ट मैंने अभी लिखा था किसमें, इस वाले पार्ट में। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे बार बार नहीं लिखना है। अच्छा, एक चीज इसमें मुझे लेना है एरे, और एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स। सिंपल है। अब यहाँ बटन दिखेगा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा टेबल आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने चेंज नहीं किया क्या? इन पेरेंट कंपोनेंट ये क्या होना चाहिए, आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट डेजिग्नेशन, आइटम डॉट सैलरी, आइटम डॉट सिटी एंड आइटम डॉट स्टेट। डेटा आ गया। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी डेटा नहीं है, जैसे मैं सेंड करूंगा डेटा आ जाएगा। थोड़ा टेबल की तरह दिखना चाहिए तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दो, बॉर्डर्स। बॉर्डर मतलब 2 पिक्सल, सेल पैडिंग 10 पिक्सल। ये डेटा आपको मिल जाएगा। सिंपल है भाई। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया जिसमें डेटा नाम का वेरिएबल डिफाइन किया। एक फंक्शन बनाया गेट डेटा। इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग सेट डेटा को पास कर देंगे, मतलब यहाँ से डेटा को पास कर देंगे। और जब हमने चाइल्ड कंपोनेंट बनाया तो इसके अंदर प्रोप्स पास कर दिया, की वैल्यू सेम। डेटा डॉट लेंथ, अगर लेंथ है तो टेबल प्रिंट कर देंगे जैसे हमने लास्ट टाइम की थी। और बस चाइल्ड कंपोनेंट में क्या किया, हमने एक ऑन क्लिक इवेंट बनाया। जब ये फंक्शन ऑन क्लिक चलेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रोप्स डॉट गेट डेटा, मतलब जो मुझे पेरेंट से फंक्शन मिला था गेट डेटा, उसे मैं कॉल करूंगा और उसके अंदर ये डेटा पास कर दूंगा। तो यहाँ से डेटा किस में मिल जाएगा, पेरेंट में। अब जैसे ही ये पेरेंट में डेटा आएगा, टेबल यहाँ पे डेटा की लेंथ अब ट्रू हो चुकी है, 6 आएगा ना, डेटा 6 है तो ट्रू हो गया, तो टेबल डिस्प्ले हो जाएगी जो कि पहले डिस्प्ले नहीं हो रही थी। सिंपल है। तो कर लीजिए जल्दी से, नोट डाउन ये फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करना थोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग CSS और इमेज कैसे यूज करेंगे, मतलब अपने कंपोनेंट में CSS इंक्लूड कैसे करेंगे, प्लस उस कंपोनेंट में कुछ इमेजेस वगैरह कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो CSS लगाने के 3 तरीके होते हैं जैसे कि आपको पता ही है। फर्स्ट वन इज इनलाइन, सेकंड वन इंटरनल, एंड थर्ड वन एक्सटर्नल। तो इसको भी देखेंगे। अब इनलाइन और इंटरनल तो पेज में ही लिखी जाती है, सेम कंपोनेंट में लिखी जाएगी। एक्सटर्नल कंपोनेंट जो होता है वो अलग फाइल होती है। अब इसे यूज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ग्लोबल CSS, जो कहीं भी लिखोगे सब जगह चल जाएगी। एक होता है कंपोनेंट लेवल CSS, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में कॉल करके लगा सकते हो। तो एंड सेम इमेज में भी यही होता है। तो हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके कि भाई कैसे हम लोग CSS इंक्लूड करते हैं, कैसे हम लोग इसमें मतलब अपनी इमेजेस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो हम लोग अच्छा, मैं ये भी फंक्शन कंपोनेंट में ही कराऊंगा क्योंकि क्लास कंपोनेंट में एग्जैक्टली सेम है। आपको बस कंपोनेंट का नाम चेंज, मतलब कंपोनेंट का टाइप चेंज करना है, बाकी पूरा कोड एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट में आप लोग ट्राई करना। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, CSS एग्जाम्पल,
या मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना एक फोल्डर ही बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे CSS और वो भी चाहिए होंगे ना। तो इसके लिए मैं फोल्डर बना लेता हूँ, CSS CSS इमेज। चलो CSS इमेज इमेज एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फोल्डर का नाम इसके अंदर लेता हूँ मैं सैम्पल डॉट JSX RFC। इसे कॉल करता हूँ मैं यहाँ से। तो ये जो डिवीजन है, लेट सपोज से मैं मेन डिवीजन नाम दे देता हूँ, और इसके अंदर बनाऊंगा मैं एक सेंटर डिवीजन। फिर मैं लिखता हूँ हेडिंग 1 CSSN इमेज एग्जाम्पल। फंक्शनल कंपोनेंट CSS एंड इमेज एग्जाम्पल। ठीक है भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं H2 में लॉरम यूज कर लेता हूँ, एक पैराग्राफ यूज कर लेता हूँ, और इसी में एक इमेज यूज कर लेता हूँ। एक मिनट, इसके अंदर जो सेंटर है, ये जो पार्ट है, इसको रखता हूँ मैं। या ठीक है, इसके अंदर मैं एक डिवीजन लगा देता हूँ इमेजेस के नाम से। ठीक है भाई, फिर इसके यहाँ पे मैं तीन तरह मतलब इमेज यूज करूंगा, अभी फिलहाल के लिए नहीं करूँगा। अब ये देखिएगा फंक्शनल कंपोनेंट लॉरम लिप्सम ये सब कुछ है, हेडिंग पैराग्राफ, और यहाँ पे मुझे लगानी है 3 इमेज। तो इमेज ले लेता हूँ पहले तो मैं किसी भी कंपोनेंट से उठा लेता हूँ मैं इमेज। मान लो मुझे मुझे बस ये 3 इमेज चाहिए, ज्यादा इमेज नहीं चाहिए मुझे। एक काम करता हूँ, पूरा फोल्डर ही ले लेता हूँ फर्स्ट, क्योंकि इमेजेस की जरूरत मुझे पड़ेगी आगे। और जो एसेट्स नाम का फोल्डर मैंने कॉपी किया है, इसे आपका बैच यही है ना 4PM वाला, ये वाला है। SRC के अंदर आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। मतलब मैंने जो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर इसमें इसमें कोई फंक्शन वो नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, CSS की फाइल रख दी जिन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। और मैंने क्या कह रहा है, इमेज नाम का फोल्डर बना लिया, जिसमें हमारे पास 8-10 इमेज है। मैं 3 इमेज डिस्प्ले कराऊंगा, बाकी इमेज मुझे बाद में चाहिए तो इसलिए रखा है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज के लिए काम करूंगा, उसके बाद CSS लगाऊंगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इमेज है भाई, तो इमेज में एक फोल्डर पीछे जाएंगे। जैसे यहाँ से एक फोल्डर पीछे गए, तो यहाँ पे आगे मेन में फिर एक फोल्डर फंक्शन कंपोनेंट एक फोल्डर पीछे गए, तो वहाँ पे एसेट्स है। इसके अंदर क्या है, एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या है, इमेजेस। इमेजेस के अंदर क्या है, banner1.jpg। ठीक है भाई, लेकिन क्या इमेज इसमें आएंगे, नहीं आई।
तो रिएक्ट में कभी भी इस तरह से इमेज नहीं आती है जैसे आपकी प्लेन HTML में आती है। तो इमेज लगाने के 3 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। पहला तरीका, हम लोग इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पिक वन फ्रॉम, ये जो लोकेशन मैंने यहाँ लिखी है ये यहाँ पे डाल दो ऊपर। कि भाई 2 फोल्डर पीछे जाके एसेट्स मिलेगा, वहां पे इमेज बैनर, तो यहाँ से मैं इसे हटा के यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, दैट इज योर पिक, पिक वन है। एक इमेज आ गई भाई, सिंपल है। तरीका समझ में आ गया। डायरेक्टली यहाँ मत लिखो क्योंकि वो स्टैटिक बन जाएगा, हमें क्या करना है, उसे इंपोर्ट करना है। दूसरा तरीका, अगर आप यहाँ पे वेरिएबल लिख के इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो आप डायनामिक इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, करली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखना है आपको रिक्वायर, यहाँ पाथ पास कर देना, इससे ये पिक भी आपके पास आ जाएगी। आगे दूसरी पिक, सिंपल, इसे बोलते हैं डायनामिक इंपोर्ट। ये आपका स्टैटिक इंपोर्ट होता है, डायनामिक इंपोर्ट है। तो 2 तरीके हो गए, पहला वेरिएबल बना के इंपोर्ट कर लो, या दूसरा इसी में इंपोर्ट कर लो, वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब है तीसरा तरीका, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, अब जैसे यहाँ पे एसेट्स में इमेज है, मैं इमेजेस और CSS इमेज वाला फोल्डर जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इनफैक्ट ये एसेट ही फोल्डर कॉपी कर लेता हूँ और इसे पब्लिक में डाल देता हूँ, क्योंकि ये जो पब्लिक होता है ना, ग्लोबल होता है पूरे प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने SRC में नहीं हटा, मान लो हटा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो इसे, लेकिन मैं इसलिए डिलीट नहीं करना वरना ये दोनों बंद हो जाएंगी। इन दोनों में ये लगा हुआ है इसलिए मैंने रखा है। बाकी मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसमें से CSS लूंगा यहाँ से, सिंपल है। तो इसके अंदर इमेज जो है वो किसके अंदर है, एसेट फोल्डर के अंदर। अब आपको पाथ वाथ नहीं लिखना है, सीधा लिखना है सोर्स क्या है, एसेट्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर इमेजेस फोल्डर, उसके अंदर बैनर 3। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको तीसरी इमेज भी मिल जाएगी। आगे तीसरी इमेज भी समझ में आया। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप पब्लिक में एसेट्स बना के फोल्डर रखो, और ये एसेट्स मैंडेटरी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा मान लो अगर एसेट्स ना हो, ये फोल्डर में कट करके बाहर डाल दो, तो ऑब्वियसली बातें नहीं चलेगा। अभी 2 इमेज आ रही, तीसरी इमेज नहीं आ रही है क्योंकि एसेट में नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर मान लो एसेट्स हटा दूं तो चलेगा, चल तो रहा है। रहने देता हूँ, एक काम करता हूँ, एसेट्स रहने ही देता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली CSS इमेजेस फोल्डर, और फिर यहाँ पे पाथ लिख देते हैं इमेजेस, ये ठीक है भाई। इससे तीनों इमेज आपकी आ जाएंगी। अलग अलग तरीका मैंने इसमें यूज किया है। अब हम लोग बात करते हैं CSS की। तो जैसे ये एसेट्स फोल्डर था, इसके अंदर मान लो एक style.css नाम की फाइल है। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक CSS लगा देता हूँ कि भाई जो हेडिंग 1 है इसका बैकग्राउंड कलर नेवी आए, कलर वाइट आए, टेक्स्ट लाइन सेंटर आ जाए, ठीक है, और पैडिंग आए 5 पिक्सल्स। अभी तो ऑब्वियसली बात है कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंपोनेंट में जाना है और इस स्टाइल को इंपोर्ट करना है। यहाँ बस आपको लिखना है इंपोर्ट, अब कोई वेरिएबल नहीं लिखना है, इंपोर्ट, एक फोल्डर पीछे फिर एक और फोल्डर पीछे आपको मिलेगा एसेट्स, वहां पे मिलेगा आपको CSS, और उसके अंदर मिलेगा आपको style.css। इस तरह से ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। हो गया अप्लाई, ये हो गया आपकी एक्सटर्नल CSS। हाँ हो सकता है, मैं बता, रुक जाओ उसके बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर ये आपने SRC वाले में लिखा है, SRC के अंदर जो एसेट फोल्डर था, ठीक है,
इसके अंदर लिखे ना मैं style.css, अगर वो चाहिए तो वो इंपोर्ट कर सकते हो, फिर आप मैनेज कर सकते हो किस कंपोनेंट में यूज करना है किस में नहीं। और अगर आप ग्लोबल सीएसएस में जाते हो यहाँ पे, लाइक मैं लिख देता हूँ ग्लोबल css.css। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ h2, लाइक बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ये इसका नहीं लिखता, मैं अब लिख देता हूँ मेन का डॉट मेन जो हमने लिखा है उसका मार्जिन या विड्थ 100 व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट, डिफॉल्ट मार्जिन 0, सेंटर की विड्थ 70%, हाइट 70%। ठीक है भाई। मार्जिन ऑटो। अब इस सीएसएस को लिंक कहाँ पे करना होगा, HTML के अंदर। अभी अपने आप अप्लाई नहीं होगा, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, index.html में जाके से लिंक करना है। लिंक सीएसएस, इसका नाम क्या है, ग्लोबल css.css। अच्छा डायरेक्टली फोल्डर में नहीं है ये, किसके अंदर है, CSS फोल्डर के अंदर। अप्लाई हो गया, देखो 70% हिस्सा आ गया ना। और मैं लिख देता हूँ इस वाले की बजाय इसमें, यार मार्जिन ऑटो लिखा है लेकिन ये सेंटर में क्यों नहीं आया। डिफॉल्ट मार्जिन 0 करके, विड्थ हाइट क्या। अरे भाई ऑटो का मतलब होता है वो सेंटर में आ जाता है, दे तो दिया। एक तो इमेज काफी बड़ी, अरे वो सेंटर में ही था, वो इमेज की वजह से नहीं लग रहा ना। अब देखो सेंटर में ही है, वो इमेज की वजह से ऐसा लग रहा है। देखो सेंटर में ही तो है। ठीक है भाई। तो मैं एक काम और कर देता हूँ, इसके अंदर जो आइटम्स नाम की क्लास है, नहीं इमेजेस नाम की है ना, उसमें डालता हूँ मैं 100% ऑफ पेरेंट, देन डॉट इमेजेस के अंदर जो इमेज है उनकी विड्थ कर देता हूँ मैं 33%, छोटे हो जाएंगे। हाइट 300 पिक्सल्स, सबकी फिक्स, ज्यादा होगी, आई थिंक 200 लुक्स मच बेटर। एंड इसमें पेरेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स भी लगा देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि गैप थोड़ा सा बीच में आए। ठीक है भाई। इस तरह से हम लोग ग्लोबल सीएसएस लगा सकते हैं जो पूरे पेज पे अप्लाई हो जाती है, सिंपल है। अब देखते हैं इनलाइन और इंटरनल। अभी देखा था हमने एक्सटर्नल। अच्छा जैसे ये हेडिंग है, मान लो मुझे इसमें स्टाइल लगाना है, इनलाइन सीएसएस, तो इसके लिए आप क्या करते हो, स्टाइल। लेकिन इसमें अब आपको ऐसे नहीं लिखना जैसे पहले लिखते थे, इसमें आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब करली ब्रेसेस और उसके अंदर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, डबल डबल करली ब्रेसेस लगेगा। पहला हो गया स्टाइल के लिए कि भाई स्टाइल लगानी है, और दूसरा हो गया स्टाइल ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब ध्यान रखना बैकग्राउंड कलर मुझे जावास्क्रिप्ट वाला यूज करना है, सीएसएस वाला नहीं। सीएसएस में क्या होता है, बैकग्राउंड हाइफन कलर, ये कौन सा है, जावास्क्रिप्ट वाला है। बैकग्राउंड कलर सी कैपिटल हाइफन हटा के मैं तो यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन आ गया।
अब सेमीकोलन नहीं लगाना है, क्या लगाना है, कोमा, कलर वाइट, ठीक है, ओके, कोमा, टेक्स्ट अलाइन, कहाँ पे करना है मुझे, सेंटर, कोमा, मार्जिन फ्रॉम टॉप, नहीं मार्जिन लेता हूँ मैं खाली, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, अभी ठीक है, कोमा, पैडिंग 10 पिक्सल्स, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका स्टाइल ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनलाइन। अगर इंटरनल करना है तो भाई एक काम करो, कंपोनेंट से पहले एक वेरिएबल बना लो, लाइक पैरा, मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, लेट सपोज मुझे चाहिए मैजेंटा, कलर मुझे चाहिए वाइट, टेक्स्ट लाइन चाहिए मुझे सेंटर, नहीं जस्टिफाई, पैडिंग चाहिए मुझे 10 पिक्सल्स, और ये जो पैरा नाम से स्टाइल है इसको मैं कहाँ लिख देता हूँ, पैराग्राफ के अंदर, स्टाइल में क्या पास कर दो, पैरा, ये पैराग्राफ इसके स्टाइल में बन जाएगा। समझ में आया। तो ये हो गया इनलाइन सीएसएस। इंटरनल के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसे यहाँ पे पास कर दो, और ग्लोबल सीएसएस तो वैसे ही है जैसे हम लोग पहले एचटीएमएल वगैरह में पढ़ते आएंगे, ग्लोबल वैसे ही करना है, इनलाइन और इंटरनल चेंज है। समझ में आया, नोट करो जल्दी से।